लंबे समय बाद दूसरा चुनाव होने जा रहा है। हमारे साथ है अक्षय दहिया जी हैं, जो पिछले 4 साल से डूसू प्रेसिडेंट हैं। अक्षय जी इस बार काफ़ी लंबा समय से अब आप डूसू प्रेसिडेंट रहे हैं। अब क्या अनुभव रहा, क्या क्या काम किया और आगे क्या क्या मुद्दे लेके आप स्टूडेंट के बीच जाएंगे? देखिए, 2019 में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के नाते निर्वाचित हुआ। 13 सितंबर 2019 को डूसू का रिजल्ट आया और उस समय हमें एक हिस्टोरिकल मैंडेट मिला। आई गॉट इलेक्टेड as youngest president and got a record of winning by highest margin and getting highest number of votes. तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स ने ABVP लेड डूसू को उस समय दी थी। हम 4 में से 3 सीट जीते थे, प्रेसिडेंट सीट रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे। और जब इतना मैंडेट किसी को भी मिलता है तो वास्तव में किसी के लिए भी बड़ी प्रेशराइज्ड सिचुएशन भी रहती है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक सकारात्मक वातावरण था, लेकिन एक प्रेशर भी था कि स्टूडेंट्स की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। और जब छात्र संघ अध्यक्ष के नाते कार्य करना शुरू किया, इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव्स करवाए, मदारी जैसे इवेंट्स करवाए, अलग अलग एक्टिविटीज़ लीडरशिप सेक्टर्स कैंपसेस में डेवलप किए, तभी एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसा समय आता है जो पूरे देश के लिए नहीं अपितु विश्व के लिए बड़ा कठिन समय होता है। कोरोना महामारी के प्रकोप के नाते दिल्ली विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाता है, स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं, क्लासेस वर्चुअल मोड में चल जाती हैं, कैंपस के अंदर विद्यार्थी है लेकिन पैसे देने के लिए नहीं है, किराया देने के लिए पैसा नहीं है, सामान लेना है लेकिन ग्रोसरी स्टोर्स बंद हैं। तो एक ऐसा वातावरण बन गया कि स्टूडेंट बड़ा डिप्रेस्ड हो गया। तो उसको वास्तव में उस समय मदद की आवश्यकता थी। उस समय में भी जब सभी कॉलेजेस ने, वाइस चांसलर ने अपने कैंपसेस को बंद कर दिया था, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय खुला रहा। हमने ग्रोसरी शॉप से सामान मंगवा कर स्टूडेंट से बांटा, हमने फूड पैकेट स्टूडेंट्स को बांटे, हमने कोविड के लिए स्क्रीनिंग कैंपेन गांव में बस्तियों में करवाया, उनके लिए वर्चुअल लीडरशिप प्लेटफॉर्म्स करवाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी लीडरशिप समिट DULS आज तक के इतिहास का किसी भी शिक्षण संस्थान द्वारा किया गया अभी तक का सबसे बड़ा वर्चुअल समिट है, जिसमें 15,000 स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं और 10,000 स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत प्रकार की एक्टिविटीज़ हुई। लेकिन जब ये एक्टिविटीज़ चल रही थी, इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने थे। सबसे बड़ा चैलेंजेस था दिल्ली विश्वविद्यालय का एडमिशन प्रोसीजर। हमारी लंबे समय से मांग रही थी कि 12वीं के मार्क्स के हिसाब से नहीं, अपितु एक एंट्रेंस के माध्यम से, ताकि सभी देश के विद्यार्थियों को एक समान अवसर मिले जिसमें वो अटेम्प्ट कर एक मेरिट पर वो सभी आ सके। ध्यान में आता था कि कुछ स्टेट बोर्ड स्ट्रिक्ट चेक करते थे, तो उसके कारण से स्टूडेंट जो स्टेट का टॉपर भी है वो भी नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज में क्वालिफाई नहीं कर पाता था। दूसरे स्टेट से ध्यान में आता था कि एक ही स्टेट के 4,000 स्टूडेंट को 100% मार्क्स मिल गए। तो वो बड़ा एक बाइसनेस था, ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थियों के लिए और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी सिचुएशन थी। तो हमने एंट्रेंस एग्जाम के और गए CUET को लागू करवाने के लिए बड़ा आंदोलन किया। स्थिति सामान्य हुई तो दिल्ली विश्वविद्यालय को रीओपन करवाने के लिए बड़ा आंदोलन किया। इंटरनेशनल लीगल कॉन्क्लेव करवाया, 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दी। डूसू इन कैंपस के नाते हम प्रत्येक महाविद्यालय में गए, वहाँ के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, क्लास टू क्लास कैंपेन किया, उनकी क्वेरीज को सुना, प्रिंसिपल से मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर उनकी क्वेरीज को रखा। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिग्नेचर कैंपेन करवाया। कोविड के समय में 13,000 विद्यार्थियों का कैंपस दर्शन करवाया। तो इतना वाइड होलिस्टिक अप्रोच लेकर हम स्टूडेंट्स के बीच में गए और आज वास्तव में जब हम दोबारा स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हैं तो 4 साल की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हर स्टूडेंट किसी न किसी रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की उन एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है नया एजुकेशन पॉलिसी में इस बार, और इस बार नए स्टूडेंट्स भी हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स ज़्यादा मिलेंगे आपको जी। तो उनको क्या बात बताएंगे? आपने जो काम किया है पास्ट में वो तो ठीक है, लेकिन अब इस बार नए स्टूडेंट आएंगे जी, तो उसके लिए हमने एक अपना ये पर्चा हमने बनाया हुआ है। 6 पेज का हमारा ये पर्चा है, जिसमें हम सबसे पहले नो योर DU एंड ABVP लेड डूसू है,
उसके अलावा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ विद ABP डूसू, मल्टी डायमेंशनल लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ राष्ट्रीय कला मंच SFD वोसी के माध्यम से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी दे रहे हैं। कैंपस टू कम्युनिटी के मोटो से हर बस्ती में बस्ती की पाठशाला हो, गांव में बस्तियों में जाकर सैनिटरी पैड बांटे जाएं, लोगों के स्टूडेंट्स के लिए BR अम्बेडकर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए शीदा चेंज, मिशन साहसी, स्वयं सिद्धा, SI बिलीव जैसे कॉन्क्लेव्स, और उनको प्लेटफॉर्म्स देने के लिए वरानी बौद्धत कैंपस दर्शन DU जैसे समिट, और आंदोलन की दृष्टि से रीओपन DU। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम स्टूडेंट्स के बीच में लेकर जा रहे हैं। हमारा पर्चा पोस्टर सब स्टूडेंट्स के बीच में लेकर जा रहे हैं। उसके साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव इस देश की शिक्षण प्रणाली में आया है, वो भी हम उनको एड्रेस लंबे समय से करते आ रहे हैं। इवन इन द कोरोना टाइम्स हमने बहुत सारे वर्चुअल इवेंट्स करवाए। आज भी हम उनको इसको लेकर अवेयरनेस कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय वन ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ था जिसने NEP को इम्प्लीमेंट किया। दिल्ली विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और उसमें सबसे पहले NEP इम्प्लीमेंट हुआ, और आज हर जगह एक सकारात्मक वातावरण है, तो वो देखने को ध्यान में आ कई चीज़ें हैं जैसे कि DU में हॉस्टल्स, नए कॉलेज के मुद्दे रहे हैं आप लोगों को, वो कहाँ तक काम आगे बढ़ा है? देखिए, मैं खुद ग्रामीण परिवेश से आने वाला विद्यार्थी था। जब मैं खुद यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया था। डिस्पाइट बीइंग द स्टेट ओपन में क्वालिफाई नहीं कर पाया क्योंकि सीट ही एक कोर्स पर 1 या 2 थी। फिर जब मैंने इसके बारे में और बातचीत की तो ध्यान में आया कि 70% UG कॉलेजेस में तो हॉस्टल्स ही नहीं है। तो मन को पीड़ा हुई, देखा विद्यार्थी परिषद, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ इस विषय को लगातार उठा रहा था। अभी क्योंकि मैं लंबा समय छात्र संघ में रहा तो हमने प्रशासन के ऊपर निरंतर दबाव बनाया। अभी ढाका में एक हॉस्टल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, द्वारका में अभी वो कार्य शुरू हो गया है, टेंडर पास हो गया है। कॉलेजेस कहते थे हमारे पास ज़मीन नहीं है, विश्वविद्यालय कहता था ज़मीन है लेकिन फंड्स नहीं है। हर कोई एक दूसरे पर निबाह डाला, लेकिन निरंतर दबाव बनाने के कारण अब नए हॉस्टल्स का निर्माण शुरू हो गया है और हम मेक श्योर करेंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों को हॉस्टल मिले। उसके साथ साथ जिन विद्यार्थियों को हॉस्टल नहीं मिलता है वो यहाँ पर PG या फ्लैट लेकर रहते हैं। और दिल्ली के अंदर ये बहुत बुरी स्थिति है कि जो रूम रेंट है वो बहुत हाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं है। तो रूम रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हो, ये हमने बार बार दिल्ली सरकार से आग्रह किया है और हम इसको लेकर कैंपसेस में लगातार एक्टिविज्म कर रहे हैं ताकि एक सामान्य गरीब परिदृश्य से आने वाला विद्यार्थी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर शिक्षा लेना चाहता है तो वो ले सके। दिल्ली सरकार भी बार बार ये एलिगेशन लगाती रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सहयोग नहीं करती है, मतलब कि टीचर का वेतन हो या स्टूडेंट की सुविधाएं हो, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, दिल्ली सरकार की नाकामयाबी आज किसी से छुपी नहीं है। कितनी कोई भी गवर्नमेंट कितनी इनएफिशिएंट हो सकती है, कितनी एंटी स्टूडेंट हो सकती है, वो उन्होंने अपने एक्शन से बताया है। जब टीचर्स को उन्होंने वेतन नहीं दिया तो उन्होंने स्टूडेंट सोसाइटी फंड को यूज़ किया टीचर्स का वेतन देने के लिए, और वो स्टूडेंट सोसाइटी फंड को टीचर्स का वेतन नहीं दिया जा सकता है, ये मांग दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के करने के बाद भी वो नहीं थे, तो हमें मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा। मैं खुद पेटिशनर था, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कोर्ट गया। स्टूडेंट सोसाइटी फंड स्टूडेंट्स का है, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, वो सैलरी हेड में यूज़ नहीं हो सकता है। ये लीगल पर्सपेक्टिव हमने लिखे और हम उस पर रोक लेकर आए। तो ये दिल्ली सरकार के तो एक्टिविटीज़ जो रही हैं वो निरंतर ध्यान में आया है कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक तो नहीं है। इस बार चुनाव हो रहे हैं, लंबे अरसे के बाद चुनाव हुआ है, काफ़ी कॉलेजेस में शिकायतें आ रही है कि लोग वहाँ हंगामा शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे पर्चे वर्चे काफ़ी बुरी तरीके से, और ट्रैफिक जाम की समस्या है, तो इस पर क्या आप लोग? देखिए, ये स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ विश्व का सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव है, इससे बड़ा स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कहीं नहीं होता है। और जब ये चुनाव आता है तो एक त्यौहार के रूप में आते, एक लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक फेस्टिवल के रूप में स्टूडेंट इसको मनाता है। और हम जब स्टूडेंट से बात करते हैं तो हम यही बताते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र की पहली पाठशाला अगर कुछ है तो वो छात्र संघ चुनाव है। अब पिछले 4 साल से विद्यार्थी परिषद ग्राउंड पे एक्टिव रहा,
हमने 85 से भी अधिक इवेंट सिविल लड़कों ने करवाए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दी। दूसरी ओर NSUI का भी एक प्रतिनिधि हमारे साथ इस छात्र संघ में बैठा था, सचिव पद पर। उन्होंने कोई ज़्यादा एक्टिविटीज़ की नहीं, 10 एक्टिविटीज़ गिनवाने की स्थिति में वो लोग हैं नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं, इस कैंपस का माहौल ख़राब कर रहे हैं। हम चाहते हैं हम स्टूडेंट्स के बीच में जाएं, हम हमारी एक्टिविटीज़ को बताएं। वो चाहते हैं कि वो कॉलेज में जाएं, हुलेगिज्म करें और स्टूडेंट्स वोट डालने ना आए। तो ये उनके पुराने मापदंड रहे हैं। वो मैन पावर, मनी पावर, मसल पावर से स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, बाहरी आउटसाइडर्स को लाकर इन पर दबाव डालना चाहते हैं। हमने चीफ इलेक्शन ऑफिसर से बात की, प्रॉक्टर से बात की, DCP से बात की। हमने मेक श्योर किया कि कोई भी प्रोबेबल कैंडिडेट है, क्योंकि फाइनल सूची तो 13 को ही आएगी, जो भी प्रोबेबल कैंडिडेट होगा उसके साथ सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ही अंदर जा सके और वो सभी दिल्ली विश्वविद्यालय के ID कार्ड होल्डर्स होने चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स ये हुलेगिज्म कर रहे हैं, लिंदु कमेटी की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उनका नॉमिनेशन कैंसिल करना चाहिए। तो वे हमारे साथ थे अक्षित दहिया जी, जिनका साफ कहना है कि इस बार चुनाव शांतिपूर्ण कराया जाना चाहिए। आनंद कुमार।